गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 1.1 में 5 सवाल है, जिसमें से पहला नंबर सवाल है आपके पास, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यानी कि आपके पास सवाल जो दिया हुआ है इसमें आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब होता है मोसो, महत्तम समवर्तक निकालना है, लेकिन किस विधि से निकालना है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का यूज करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का यूज करके निकालना है। तो चलिए हम लोग इसे बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने पिछले भी वीडियो में बताया है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग उठाते हैं पहला नंबर सवाल। तो पहला नंबर सवाल है आपके पास कितना है, देखिए तो 135 और 225 है, और 200 कितना है, 25 है। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहला काम क्या बताए थे आपको, याद कीजिए तो जरा सा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 135 और 225 में बड़ा और छोटा चुन लेंगे। तो बताइए इसमें बड़ा कौन है, 225 है, छोटा कौन है, 135 है। तो सिंबल इस तरह से होगा, यानी कि 225 इसको उंगली दिखाएगा, यानी कि ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। अब जस्ट इसके नीचे हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने बोल रहा है, तो यहां पे लिखेंगे भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ये लिख देंगे हम लोग। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का फार्मूला क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का फार्मूला क्या होता है? तो इसमें फार्मूला यूज होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब सारा काम रफ में हम लोग इधर करेंगे। इधर जो काम कर रहे हैं वो आपका क्या है, रफ है, या इसे आप कॉपी के पीछे भी बना सकते हैं। तो रफ में क्या करेंगे, इससे इसमें भाग देंगे और पहले स्टेप को यहां लिखेंगे, फिर भाग देंगे, फिर दूसरे स्टेप को लिखेंगे, फिर भाग देंगे, फिर तीसरे स्टेप को यहां लिखेंगे। कैसे सर? तो चलिए देखिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 135 से यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या करेंगे, हम लोग भाग देंगे। इन दोनों में जो छोटी संख्या है उससे बड़ी संख्या में क्या करेंगे, हम लोग भाग देंगे। तो भाग दीजिए, तो देखिए कितना बार में खाता है। तो 135 से 225 में भाग दीजिएगा तो एक बार में खाएगा। तो यहां हो जाएगा 135, 5 में 5 जाएगा, बचेगा 0, और यहां बचा 12, 12 में 3 जाएगा, बचेगा 9, और यहां तो कट जाएगा आपका। यानी कि पहले स्टेप में अगर 135 से 225 में भाग देते हैं तो भागफल 1 आता है और शेषफल कितना आता है, 90 आता है। तो इस चीज को हम लोग यहां पे लिखते हैं। तो आपको बताए थे ना पिछले वीडियो में कि बीच वाले को हम लोग कहते हैं भाज्य, तो भाज्य का मान 225 है। इसको हम लोग कहते हैं भाजक, इसको हम लोग कहते हैं भागफल, इसको हम लोग कहते हैं शेषफल। तो बताइए, तो यहाँ पे भाज्य है तो भाज्य का मान कितना है आपके पास, 225 है, तो 225 हो गया। भाजक का मान कितना है आपके पास, तो भाजक का मान 135 है, 135 हो गया। गुना भागफल का मान कितना है आपके पास, 1 है, तो भागफल की जगह पे 1 हो गया, प्लस शेषफल की जगह पे कितना आपके पास, 90 है, तो 90 यहां दे दिए। इसके बाद आपको बताए थे ना कि इस 135 को यहां पे उतारेंगे, 135 को, और इसके बाद भाग लगाएंगे। चलिए, तो 90 से आप 135 में भाग लगेगा, तो 90 से 135 में भाग दीजिए, तो ये भी एक बार में खाएगा, तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा यहाँ पे। तो बचेगा 5 में 0 जाएगा, तो 5 बचेगा, और 13 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो इस स्टेप को यहां पे लिखिए। तो बताइए भाज्य का मान कितना है आपके पास, 135 है, तो भाज्य की जगह पे 135 हो गया। भाजक का मान कितना है आपके पास, तो भाजक का मान 90 है, गुना भागफल का मान कितना है आपके पास, तो भागफल का मान 1 है, प्लस शेषफल का मान कितना आपके पास, 45 है। ठीक है, इस तरह से हम लोग भाग देंगे और एक स्टेप को लिखेंगे, भाग देंगे दूसरे स्टेप को लिखेंगे। ठीक है, तो अब बताइए, तो 45 से किस में भाग देना हमें, 45 से किस में भाग देना हमें, 90 में। तो 90 को यहां पे उतारिए, और ये क्रिया कब तक करते रहेंगे, जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाए। तो चलो 45 से 90 में भाग दो, 45 से 90 में भाग दीजिएगा, कितना बार में खाएगा, 2 बार में। तो 45 दूना हो जाएगा 90, यहां पे कट के देखो तो शेषफल 0 आ गया, 90 में 90 घट गया तो 0 बचा ना, तो यहां पे शेषफल 0 आ गया। तो इस स्टेप को हम लोग यहां पे लिखते हैं। तो बताइए भाज्य का मान कितना आपके पास, 90 है, भाजक का मान कितना आपके पास, 45 है, भागफल का मान कितना आपके पास, 2 है, और शेषफल का मान कितना आपके पास, 0 है। ठीक है, तो इस तरह से शेषफल कितना आ चुका है, 0 आ चुका है। और जब शेषफल 0 आ जाए तो उसका जो भाजक होता है ना, वही उसका एचसीएफ कहलाता है।
यानी कि लास्ट वाला जो भाजक है यही ना आपका भाजक कहलाता है। तो जब शेषफल 0 आ जाए तो उसका जो भाजक होता है वही इसका क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका बताइए तो 45 हो जाएगा ना। तो यहां पे देखो शेषफल 0 हो जाने पर उसका जो भाजक होगा वो एचसीएफ कहलाता है। तो इस तरह से देखिए, यहां पे ध्यान से देखिए कि यहां पे भाजक है आपके पास 45, ठीक है, और शेषफल आ चुका है 0। शेषफल क्या आ चुका है 0। तो जब शेषफल 0 हो तो उसका जो भाजक होता है वही क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है, यानी कि महत्तम समापवर्तक कहलाता है। तो इस तरह से 135 और 225 का एचसीएफ कितना आ गया, 45 आ गया। तो लास्ट में इस तरह से लिख देंगे कि अतः 135 और 225 का एचसीएफ कितना है, 45 है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये काम आपको रफ में करना है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। पहला नंबर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर आपके पास क्या है बताइए तो 196 और 38,220 है। तो सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो सवाल जो दिया हुआ उसको लिखो। तो 196 और 38,220 को मैंने लिख दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसमें बड़ा और छोटा चुनते हैं। तो अब 196 और 38,220 में बड़ा ये है, छोटा ये है, तो सिंबल इस तरह से होगा ना, इस तरह से होगा। यानी कि 196 छोटा है किससे, 38,220 से। अब इसमें कह रहा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला हम लोग नीचे लिख देंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या था बताइए तो, फॉर्मूला था भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला था आपका। भाज्य बराबर क्या फॉर्मूला था, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो रफ में ये वर्क करेंगे हम लोग, जो फर्स्ट नंबर पे बनाए उसी तरह बनाएंगे। 196 से 38,220 में क्या करेंगे हम लोग, भाग देंगे। तो चलिए हम लोग भाग देते हैं 196 से 38,220 में। तो जिस तरह से आप भाग देते हैं ना उसी तरह से इसमें भी भाग देना आपको। पहले स्टेप में हमको पूरी तरह से भाग देना है, तब जो शेषफल बचेगा उससे भाग लगाएंगे 196 में, ठीक है। तो चलो इसको भाग दो। तो सबसे पहले 196 है तो 2 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, 1 बार में खिलाइए। तो 1 बार में खिलाइएगा तो 196 होगा, घटाइए इसको। तो 12 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 6, यहां बचा 7, 17 में 9 जाएगा, बचेगा 8, यहां बचा 2, 2 में 1 जाएगा, 1 बचेगा, तो 186 हो गया। भाग दे रहा हूं मैं। इसके बाद किसको उतारेंगे आप, इसके बाद उतारिएगा 2 को, खिलाइए, देखिए कितना बार में खाएगा। तो 9 9 81, 9 बार में ये खा जाएगा, 9 बार में खिलाइए इसको। तो 9 बार में खिलाइएगा तो 9 छके कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 9 छके 54 हो जाएगा। इसके बाद बचेगा 5, 9 9 81, 81 5 कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा, बचेगा 8, 9 1 9 9 8 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए, घटाइएगा कितना बचेगा, 12 में 4 जाएगा, बचेगा 8, यहां से तो एक पैसा लिए थे तब 12 हुआ था, या बचा 5, तो घटेगा नहीं तो 15 हो जाएगा, 15 में 6 जाएगा, बचेगा 9। इसके बाद देखिए यहाँ पे बचा 7, 7 में 7 तो ये कट जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो उतरेगा यहाँ पे कितना, 0 उतरेगा। अब देखिए कितना बार में खाता है ये, 19 5 95, 5 30, 5 बार में ये खा जाएगा, 5 बार में खिलाऊं। भाग दे रहा हूं मैं, यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूं, भाग दे रहा हूं। भाग तो आपको आती है ना, तो 5 से इसमें भाग लगे तो 5 छके 30 हो जाएगा, बचेगा 3, और 5 नमा 45, 45 और 3 48 हो जाएगा, बचेगा 4, 5 1 5 5 4 9। ये तो पूरी तरह खा के खत्म हो गया। यानी कि ये पहली बार में ही शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब मेरा 80 निकल चुका है। तो आपको क्या बताए थे, जब हम लोग भाग की क्रिया करते हैं और भाग की क्रिया करने के बाद अगर शेषफल 0 आ जाए तो उसी का जो भाजक होता है वही उसका क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा बताइए तो, 196 हो जाएगा ना। तो पहले इस चीज को हम लोग यहाँ पे इस तरह लिखेंगे। तो इसमें बताइए भाज्य के जगह पे कितना है, तो भाज्य के जगह पे 38,220 है, बराबर भाजक के जगह पे कितना आपके पास 196 है।
गुना भागफल के जगह पे कितना आपके पास 195 है, प्लस शेषफल के जगह पे कितना है 0 है। और जब शेषफल 0 आ जाए तो इसका जो भाजक होगा वही उसका क्या कहलाता है, एचसीएफ। यानी कि यहां पे भाजक है आपके पास 196, ठीक है, और शेषफल कितना आपके पास 0 है। शेषफल कितना आपके पास 0 है। और जब शेषफल 0 आ जाए तो उसका जो भाजक होती है वही उसका एचसीएफ होता है। इसलिए 196 और 38,220 का एचसीएफ कितना हो जाएगा बताइए, तो 196 हो जाएगा। तो लास्ट में लिखेंगे अतः 196 तथा 38,220 का एचसीएफ कितना है आपका 196। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसे। सवाल आपका हो चुका है। अब हम लोग बनाएंगे तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल है आपके पास 867 और 255 का आपको एचसीएफ निकालना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो सबसे पहला काम क्या कीजिएगा बताइए, तो पहले इसमें चुनेंगे बड़ा और छोटा। तो 867 और 255 में बड़ा कौन है, 867 है, और 255 क्या है, छोटा है। तो ये इधर से सिंबल हो जाएगा, यानी कि इधर की ओर छोटा हो जाएगा और इधर की ओर क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो सिंबल हो गया। अब इसके नीचे क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या लिखेंगे नीचे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से यहां लिखेंगे और इसका फॉर्मूला लिखेंगे। इसका क्या लिखेंगे, फॉर्मूला। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला होता है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। फॉर्मूला जो होता है वो लिख लिए हम लोग। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रफ वर्क करते हैं। रफ वर्क करते हैं यानी कि जिस तरह से हम लोग एचसीएफ निकालते हैं उस तरह से एचसीएफ निकालेंगे। तो अब क्या करेंगे इसमें बताइए, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो छोटी संख्या आपके पास क्या है, 255 है। इससे भाग किसमें देना है, 867 में देना है। किसमें भाग देना है, 867 में देना है। तो देखिए, तो 4 से ये खाएगा क्या, 4 से ये खाएगा क्या, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 पंचे 20 तो 22 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 4 दूना 8, 8 2 10। 4 से नहीं खाएगा, 3 से खाएगा क्या, 3 से खा जाएगा। तो 3 से खिलाइए इसको, देखिए तो 3 से खिलाइए। तो 3 से खिलाइए, 3 पचे 15 हो जाएगा, हासिल बचेगा 1, 3 पचे 15, 1 16 हो जाएगा, हासिल बचेगा 1, 3 दूना 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसको घटाइए जरा सा, घटाइए तो घटाइए, तो 7 में 5 जाएगा, कितना बचेगा 2। ठीक है, अब 6 में 6 गया 0 और 8 में 7 गया 1 बचा। तो इस स्टेप को हम लोग पहले यहां पे लिखेंगे। तो इसमें भाज्य कितना है, 867 है, भाजक 255 है, भागफल 3 है, शेषफल 102 है। तो यहां पे लिखिए, तो भाज्य हो गया आपका 867 बराबर भाजक हो गया आपका 255 गुना भागफल आपका हो गया 3 प्लस शेषफल आपका कितना हो गया, 102 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं बताइए, आपको बताए थे, याद कीजिए जरा सा। इसका बेटा ये आया ना, तो ये बदला लेगा ना इससे। तो चलिए अब यहां पे कौन उतर जाएगा, 255 आ जाएगा ना। अब भाग लगाइए 255 में, तो कितना बार में खिलाएंगे, 2 बार में खिलाएंगे। तो 2 बार में खिलाइएगा तो 2 दूना 4 0, 204 हो जाएगा। यहां पे घटाइए, तो 5 में 4 जाएगा, बचेगा 1, 5 का 5 ही रह जाएगा और यहां पे आपका कट जाएगा। तो अब इस स्टेप को यहां पे लिखेंगे। तो बताइए भाज्य का मान कितना आपके पास, 255 है, भाजक का मान कितना आपके पास 102 है, गुना भागफल का मान कितना आपके पास 2 है, शेषफल का मान कितना आपके पास 51 है। यदि आपको भाज्य भाजक भागफल शेषफल समझने में प्रॉब्लम होता है तो इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाए हैं पीछे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं एक बार। इसके बाद देखिए, अब किसको उतारेंगे, यहाँ पे 102 को यहाँ पे उतारेंगे। तो 51 से भाग दीजिए 102 में, तो कितना बार में खाएगा, 2 बार में खाएगा। तो 2 1 2 हो गया, 5 2 कितना हो गया 10। तो ये कट के पूरी तरह से शेषफल कितना हो गया, 0 हो गया ना। तो इस स्टेप को यहाँ पे उतारिए। तो बताइए यहाँ पे भाज्य कितना है आपके पास, 102 है, भाजक कितना है आपके पास 51 है, भागफल कितना आपके पास 2 है और शेषफल कितना आपके पास 0 है। और आपको बताए थे ना कि जब शेषफल 0 हो जाए, जब शेषफल
जीरो हो जाए तो अंतिम भाजक जो होता है ना वही आपका क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। जो लास्ट भाजक होगा ना उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एचसीएफ कहेंगे। तो इसका अंतिम भाजक कौन है, 51 है, क्योंकि शेषफल जीरो है तो अंतिम भाजक कौन हुआ, 51 हुआ। तो 51 आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि लास्ट स्टेप में भाजक है 51 और शेषफल है आपके पास जीरो। शेषफल क्या है, जीरो है। और जब शेषफल जीरो हो तो उसका जो भाजक होगा वही क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो इस तरह से एचसीएफ कितना हो जाएगा बताइए, 51 हो जाएगा। तो लास्ट में लिखेंगे अतः 867 और 255 का एचसीएफ कितना है, 51 है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई क्या है, पूर्णांक है। तो चलिए इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले सवाल को समझने का कोशिश कीजिए, सवाल कह क्या रहा है। सवाल कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक का चर्चा हो रहा है। तो सबसे पहले बात आती है पूर्णांक का। तो बताओ पूर्णांक में क्या आता है, पूर्णांक में आता है 1 2 3 4 5 0 -1 -2 -3, ये सभी कहलाता है पूर्णांक। ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि धनात्मक होना चाहिए, तो धनात्मक होना चाहिए तो माइनस वाला और जीरो तो शामिल नहीं है इसमें। और साथ ही साथ कह रहा है विषम पूर्णांक, तो इसमें से आप विषम चुनिए। तो विषम कौन कौन हो जाएगा, तो विषम हो जाएगा 1 3 और 5, यानी इसके बारे में 1 3 5 7 9, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये किस रूप का होता है। तो ये 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। ये आपको क्या करना है, दर्शाना है, साबित करना है। तो दर्शाइए की मतलब होता है साबित कीजिए, प्रूव्ड कीजिए आप कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो इस रूप का होता है, और जहां पे q कोई क्या है, आपका पूर्णांक है। ठीक है। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए मैंने कुछ तरीका बताया था पिछले वीडियो में। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले तो इसका प्रूव करेंगे, यानी प्रमाण करेंगे, इसको प्रूव करना में। तो यहां लिखेंगे प्रमाण, या फिर सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप यहां पे सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए इसको बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक का चर्चा हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे। हम लोग किसी को भी धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। हमारे पास धनात्मक पूर्णांक पता नहीं है तो मान लेंगे कि x कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। क्योंकि जब हम धनात्मक पूर्णांक मानेंगे तो उसमें सम भी आएगा और विषम भी आएगा। उसमें क्या आएगा, सम और विषम दोनों आएगा। जैसे देखिए यहां पे धनात्मक पूर्णांक था 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें क्या है, सम भी है और क्या है, विषम भी है। सम भी है और विषम भी है। तो हम लोग मानेंगे क्या इसमें बताइए, मानेंगे कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक। जब धनात्मक पूर्णांक मानेंगे तो उसमें सम वाला भी आएगा और विषम वाला भी आएगा। ठीक है। तो हम लोग क्या मानेंगे सबसे पहले बताइए, यहां पे मानेंगे कि माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। x कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। x कोई धनात्मक पूर्णांक है, और कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो उसे हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, BQ + R के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि मान लीजिए कि a आपका कोई पूर्णांक है, a क्या है आपके पास, कोई पूर्णांक है, तो हम a को BQ + R के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। कैसे सर बताइए ना, देखिए बताते हैं। जैसे आपके पास 13 है, 13 को देखो तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 × 2 + 3, देखो ना 5 × 10 और 10 में 3 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा ना। तो यहां पे a का मान हो गया 13, b का मान हो गया 5, q का मान हो गया r और q का मान हो गया 2 और r का मान हो गया 3। तो इस तरह से ये a = BQ + R के रूप में हो गया कि नहीं। इसी तरह से कोई भी धनात्मक पूर्णांक को मान लेते हैं हमारे पास 15 ही है, तो 15 को हम लोग लिख दे 2 × 7 + 1, तो देखो तो BQ + R के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं इसे। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक को याद रखिएगा, किसी भी धनात्मक पूर्णांक को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, तो BQ + R के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं बताइए, BQ + R के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां पे आपने किसे धनात्मक पूर्णांक माना है, x को माने है ना,
तो x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, तो x बराबर लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर। x बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर होगा। जहां पे अब बात आती है b का मान क्या लेंगे, तो सवाल को देखो ना, यहीं से पता चल जाएगा आपका। आपको बताए थे कि अगर 6q प्लस 1 लिखा हुआ है तो देखो ना यहाँ पे बी क्यू प्लस आर के रूप में यदि ये फॉर्म है तो b का मान कितना आपके पास 6 है। या फिर आपके पास मान लीजिए कि 4q प्लस 3 रहे, तो हम पूछेंगे आपसे कि b का मान बताइए कितना है। तो आप जानते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरह से b का मान कितना हो जाएगा आपके पास, बताओ 4 हो जाएगा ना। तो जब आपके पास याद रखिएगा कि 5q प्लस 3 के रूप में है तो यहां पे b का मान कितना हो जाएगा बताइए, 5 हो जाएगा। या 4q प्लस 2 के रूप में है तो b का मान कितना हो जाएगा बताइए, 4 हो जाएगा। या फिर 3m प्लस 1 के रूप में है तो b का मान कितना हो जाएगा बताइए, 3 हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। तो इसी प्रकार से बताइए, तो इसमें b का मान कितना हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा, इसमें 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। तो जब b का मान 6 हो गया तब x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6q प्लस r नहीं हो जाएगा, ठीक है। और देखो ये b क्या है, b आपका कहलाता है भाजक। b क्या कहलाता है आपका, भाजक। आपको बताए थे ना कि अगर भाजक के रूप में 6 रहे, देखो ना b का मान 6 है तो भाजक के रूप में 6 है, भाजक के रूप में क्या है, 6 है। 6 से किस में भाग दिया गया, x में भाग दिया गया है, तो भागफल q आया है और शेषफल क्या आया है, r आया है। और आप बताइए तो जरा सा, जब भाजक 6 होगा तो शेषफल क्या क्या होगा। जब भाजक 6 हो यानी किसी संख्या में अगर 6 से भाग देंगे तो शेषफल क्या क्या आएगा बताइए। आपको बताए थे ना, जिस संख्या से हम लोग भाग दे रहे हैं शेषफल हमेशा उससे क्या होगा, छोटा आएगा। शेषफल हमेशा उससे क्या होगा, छोटा होगा। और छोटा में सबसे कम कितना शेषफल हो सकता है, 0 हो सकता है। तो 6 से अगर किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो शेषफल 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है। इसके बारे में भी मैंने पढ़ाया है आपको। उसी प्रकार से अगर किसी संख्या में 5 से भाग दे रहे हैं तो बताइए तो शेषफल क्या आएगा। शेषफल आ सकता है 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 नहीं आएगा। 5 से छोटा आएगा, और छोटा सबसे छोटा कितना होगा, 0। कभी भी माइनस में शेषफल का मान नहीं आता है। तो यहां पे देखिए, आप ध्यान से देखिए कि यहां पे भाजक के रूप में b मतलब क्या है आपका, भाजक है ना। b आपका क्या है, भाजक है। तो भाजक जब 6 है आपका, तो जब 6 से किसी संख्या में भाग देंगे तो शेषफल क्या क्या आएगा। शेषफल आ सकता है 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है। तो जब भाजक के रूप में 6 है तो संभावित शेषफल, शेषफल को हम लोग किससे दर्शाते हैं, r से दर्शाते हैं ना। तो संभावित शेषफल कितना आ सकता है बताइए। भाजक के रूप में अगर 6 है तो शेषफल क्या आ सकता है बताइए जल्दी से। तो शेषफल आ सकता है या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा। 6 शेषफल नहीं आ सकता है। या फिर तुम किसी भी संख्या में भाग दे के देख लो ना, जैसे 18 में देगा तो 6 या 18 हुआ, शेषफल 0 हुआ। 19 में देगा तो 6 या 18 हुआ, शेषफल कितना हुआ, 1 हुआ। 20 में देगा तो 2 शेषफल बचेगा। 21 में देगा 3 बचेगा। 22 में देगा तो 4 बचेगा, ठीक है। और उसके बाद 23 में दीजिएगा भाग तो 5 बचेगा। और 24 में भाग दीजिएगा आप तो 6 चौके 24 हो जाएगा। फिर से कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो शेषफल आपने क्या देखा, 0 होगा, 1 होगा, 2, 3, 4 या 5 होगा। तो मैंने वही चीज लिखा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे b का मान 6 था, इसका मतलब भाजक का मान 6 था, तो शेषफल इतना आएगा। इसमें किसी को प्रॉब्लम। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ काफी इजी सवाल है। अब हम लोग क्या करेंगे, r का मान, ये जो हमारे पास धनात्मक पूर्णांक आया है, हम लोग r का मान बारी बारी से रखेंगे। तो हमारे पास धनात्मक पूर्णांक है, चूंकि धनात्मक पूर्णांक हमारे पास है 6q प्लस r, ये है। r का मान पहला रखिए 0, r का मान पहले कितना रखेंगे, 0। तो r का मान 0 रखने पर देखो तो x का वैल्यू कितना आ जाता है। तो x बराबर हो जाएगा 6q प्लस r। तो r का मान आप कितना लिए, 0 ना। तो जहां पे r है उसकी जगह पे 0 हो जाएगा। तो 6q में 0 जोड़ेंगे कोई फर्क पड़ेगा क्या 6q पे, नहीं पड़ेगा। तो 6q रह जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए r का मान हम लोग लेंगे कितना, 1 लेंगे। r का मान पहले 0 लिए, फिर 1 लीजिए, फिर 2 लीजिए, फिर 3 लीजिए, फिर 4 लीजिए, फिर 5 लीजिए। तो r का मान अब हम लोग लेंगे 1।
तो r का मान 1 लेने पर ये इंप्लाइड रेट दे रहे हैं, यहाँ पे बराबर है, ये इंप्लाइड रेट है, तो दोनों में अंतर है देखिएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 6q प्लस r, और r का मान कितना लिए हैं आप 1 लिए हैं ना, तो जहां पे r है उसकी जगह पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये तो जुटेगा नहीं, ये जो का त्यों रह जाएगा। उसी प्रकार से r का मान 2 लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 6q प्लस 2 हो जाएगा। r का मान 3 लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 6q प्लस 3 हो जाएगा। r का मान इसी प्रकार से 4 लेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा 6q प्लस 4 हो जाएगा। r का मान इसी तरह से 5 लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 6q प्लस r के जगह पे 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये निकाल चुके हैं। अब इनमें से आपको चुनना है कि कौन सम है और कौन विषम है। तो सर ये कैसे पता चलेगा कौन सम है कौन विषम है, ये देखने से तो पता नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है, पहला देखो, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है आपके पास 6q आया ना, तो 6q को पहले चेक करते हैं कि 6q सम है या विषम है। ठीक है, तो चलो 6q है और q के बारे में कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक है, तो q का मान कुछ भी रखिए, तो q का मान 1 रखिए, q का मान 1 रखिएगा तो 6 आएगा। q का मान अब 2 रखो तो 6 दूना 12 हो जाएगा। q का मान आप 3 रखो तो 6 3 18 हो जाएगा। q का मान आप 4 रखो तो 6 चौक 24 हो जाएगा। q का मान आप 5 रखे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। यानी कि q का मान आप कुछ भी रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी रखिएगा, तो ये हमेशा जो रिजल्ट दे रहा है ये बताओ सम है या विषम है। ये जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगता है उसको सम ना करते हैं, तो ये जितना भी रिजल्ट आ रहा है वो क्या है आपका सम है, वो आपका क्या है सम है। यानी कि 6q में q के जगह पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रख रहे हैं, तो ये हमेशा रिजल्ट क्या दे रहा है, हमें सम दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6q कैसा पद है आपका, सम वाला पद है, यानी कि 6q आपका सम है, क्या है सम है, पूर्णांक है। ठीक है, सम पूर्णांक है। तो इसके बाद देखिए 6q प्लस 1 तब क्या होगा, तो चलो जो 6q का मान आया है उसमें 1 प्लस करते जाएंगे। तो 6q का मान ये था, उसमें प्लस 1 करो, तो प्लस 1 कीजिएगा 7 हो जाएगा। 12 में 1 जोड़िएगा 13 हो जाएगा। 18 में 1 जोड़िएगा तो 19 हो जाएगा। 24 में 1 जोड़िएगा तो 25 हो जाएगा। 30 में 1 जोड़िएगा तो 31 हो जाएगा। तो इस तरह से 6q प्लस 1 का जो रिजल्ट आया यहाँ पे आपके पास देखिए, ये सभी का सभी सम है या विषम है, बताइए तो। 6q प्लस 1 का जो रिजल्ट आया ये सभी पद क्या है, सम है या विषम है? आपका विषम है ना, क्योंकि 2 से किसी में भाग लगेगा क्या, नहीं लगेगा, तो ये सारा का सारा क्या है, विषम है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि 6q प्लस 1 कैसा पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। क्या है, विषम पूर्णांक है। इसी प्रकार से आप 6q प्लस 2 कीजिएगा, जहां पे आपने 1 जोड़े थे ना, वहां पे अब आपको क्या जोड़ना है, 2 जोड़ना है। तो 2 जोड़िएगा तो 2 सब में जोड़िए, जरा सा देखिए जरा सा कितना आता है। तो 2 जोड़ो तो 6 2 8 हो गया, 12 2 14 हो गया, 18 2 20 हो गया, 24 2 26 हो गया, 30 2 32 हो गया। तो ये जितना भी रिजल्ट आपके पास आया ये बताइए सम है या विषम है? सभी में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा ना, तो ये सभी क्या है आपका सम है। तो इसका मतलब हुआ 6q प्लस 2 कैसा पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। तो 6q प्लस 2 हो गया सम। तो आप देख रहे हैं एक सम है, दूसरा विषम है, एक सम है, तो ये भी क्या होगा, विषम होगा। फिर 4 जोड़े हैं तो ये सम होगा, 5 जोड़े हैं तो ये क्या होगा, विषम होगा। तो इस तरह से आपका देखिए यहाँ पे रिजल्ट जो आया आपके पास, ध्यान से देखिएगा कि विषम पूर्णांक कौन कौन है, 6q प्लस 1 है। दूसरा विषम पूर्णांक कौन है आपका, 6q प्लस 3 है। तीसरा विषम पूर्णांक आपके पास क्या है, 6q प्लस 5 है। तो इस तरह से स्पष्ट नहीं होता है कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो किस रूप का होता है, बताओ, 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो हम लोग लिखेंगे कैसे सर आगे, तो लिखेंगे कि चूंकि इसमें सम जो है उसको अलग लिख देंगे और विषम जो है उसको अलग लिख देंगे। तो चूंकि सम कौन कौन है, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, ये सभी क्या है आपका सम पूर्णांक है। तो वही लिखेंगे चूंकि 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 धनात्मक सम है या विषम है, बताइए। ये सभी क्या था, धनात्मक सम पूर्णांक है। जब ये सम है तो इसको छोड़कर जो बचा आपके पास वो सभी आपका क्या है, विषम पूर्णांक है ना। तो लास्ट में लिखेंगे अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम
पूर्णांक किस रूप का होता है बताइए, धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का है, 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है। तो हमें यही तो प्रूव ही करना था कि आप दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है, 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। और मैंने प्रूव भी क्या कर दिया कि धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है, 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप का होता है। ये मैंने प्रूव कर दिया ना, तो यहां लिख देंगे हम लोग प्रूव्ड। ठीक है, चलो ये सवाल कंप्लीट हो गया आपका। सवाल नंबर 3 देखिए क्या है आपके पास कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली 616 यानी कि 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है, यानी कि आर्मी है, 616 आर्मी है, ठीक ना। और परेड में, तो परेड आपको जानते हैं ना, आप लोग जानते होंगे कि हमारे देश का जो राष्ट्रीय पर्व है स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को परेड होता है। परेड मतलब लेफ्ट राइट लेफ्ट जो होता है आपका, इसमें देखो कितने लोग शामिल हो रहे हैं, यानी कितने सैनिक शामिल हो रहे हैं, 616 सैनिक शामिल हो रहे हैं। और आप जब परेड देखे होंगे या फिर टीवी पे देखे होंगे या फिर किसी पार्क में जाके देखे होंगे, तो वहां आप देखे होंगे कि आगे में बैंड पार्टी वाला रहता है, यानी कि आगे में बैंड मतलब बजाते चला जाता है और उसके पीछे में जो सैनिक है वो मार्च करते चलता है। मार्च मतलब होता है आगे पीछे करते चला जाता है, ठीक है। तो वही मार्च करना है, लेकिन आगे में बैंड पार्टी वाला कितना है आपका, 32 सदस्यों वाली, यानी कि 32 सदस्य है सिर्फ बैंड पार्टी वाला, यानी कि 32 सैनिक जो है वो बैंड पार्टी वाला है। और उसी के पीछे में कितने सैनिक को ऐड करना है, 616 सैनिक को ऐड करना है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस तरह से अगर हम लोग ऐड करें, यानी कि मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से 32 सैनिक जो है बैंड पार्टी वाला इस तरह खड़े कर दिए और उसके पीछे में 616 सैनिक को खड़ा करना है। तो इस तरह से पूछ रहा है आपसे कि अधिकतम कितना स्तंभ बन पाएगा, यानी कि इस तरह से कितना स्तंभ बनेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जब आपका चर्चा करें इसमें कि अधिकतम का चर्चा करें, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालते हैं। इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों संख्या का हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ, और हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, तो दोनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं हम लोग। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले वही बड़ा छोटा चुनिए आप, 616 और 32 में बड़ा कौन है, 616 है, 32 छोटा है। तो यहां लिखेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, क्योंकि इससे ही रिलेटेड सवाल है आपका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। सर इसमें तो इस विधि से बनाने के लिए नहीं कहा जा रहा है, तो आप देखें ना प्रश्नावली में आप इसी तरह बनाते चले, तो इस सवाल को भी आप उसी तरह बना दीजिए। बाकी इसके बाद नीचे क्या लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। अच्छा, फॉर्मूला में भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल ये लिखना जरूरी है क्या, कोई जरूरी नहीं है। आप ये भी लिख सकते हैं, a बराबर BQ प्लस R भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए 32 से 616 में भाग दो, तो 32 से 616 में भाग देंगे, खिलाइए तो जरा सा, 32 दूना 64 हो जाएगा। तो एक बार में खाएगा 32, बचेगा आपका 9, ठीक है। यहां बचा आपका 5, 5 में 3 जाएगा, बचेगा 2, तो 296 हो गया। अब देखिए ये कितना बार में खाएगा, तो 9 बार में 9 दूना 18 हो जाएगा, एक बचेगा, 9 तिया 27 से 28 हो जाएगा, 9 बार में खा जाएगा ये, खिलाइए। तो 9 दूना 18 हो गया, ये तो भाग वाले करेंगे हम लोग, तो 9 दूना 18 हो गया, बचा एक, 9 तिया 27 से 28 हो गया, घटाइए इसको। तो 16 में 8 जाएगा, 8 बचेगा, यहां बचा 8 में 8 गया 0, ये तो कट गया आपका, बचा 8। तो इस स्टेप को पहले आप यहां पे लिखिए। तो बताइए भाज्य कितना आपके पास, 616 है, तो 616 हो गया यहाँ पे। भाजक है आपके पास 32, क्यू मतलब भागफल, भागफल है आपके पास 19, आर मतलब शेषफल, शेषफल है आपके पास 8, लिख दिए इसको। अब क्या करेंगे, 8 से किस में भाग देंगे बताओ, 32 में देंगे ना, तो भाग देते, 8 चौके कितना हो जाएगा 32, शेषफल देखो 0 बच गया ना, तो इसका जो भाजक होगा वही ना एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ कितना आ गया आपका, 8 आ गया। तो इस स्टेप को पहले लिखिए यहाँ पे। तो भाज हो गया आपका 32, भाजक हो गया आपका 8, भागफल हो गया आपका 4 और शेषफल कितना हो गया 0। और जब शेषफल 0 हो तो उसका जो भाजक होता है वही ना एचसीएफ होता है।
तो इसका भाजक कितना था आपके पास 8 था, इसका एचसीएफ कितना हो गया 8। लेकिन आपसे एचसीएफ नहीं पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो एचसीएफ जो निकला वही आपका आंसर होगा, तो इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी 8 होगी ना। तो लास्ट में लिख देंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी है बताइए, अधिकतम संख्या 8 है। अधिकतम संख्या कितना है 8 है, आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसे।